हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं हूं पवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग। यहाँ पे सारे शब्द आपको इंग्लिश में लिखे हुए दिख रहे हैं और मैं इसे हिंदी में भी साथ साथ बात करता हुआ इसके साथ चलूँगा, ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम हैं उन्हें भी समझ आए बातें और जो लोग हिंदी मीडियम हैं उन्हें भी बात समझ आ जाए। तो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग का उपबंध जो किया गया है वो धारा 314 BNS, और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की लायबिलिटी की बात की गई है जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बेईमानी से ले लेता है या उसे रख लेता है अपने पास। इस अपराध की जो सबसे मुख्य खासियत है कि प्रॉपर्टी निर्दोष रूप से उस व्यक्ति के पास आती है और फिर वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, तब डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस बनता है, अदरवाइज ये ऑफेंस नहीं बनेगा। तो अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे या एलिमेंट्स पे। ऑफेंस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसकी आवश्यकता तो क्या क्या है। तो सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए जो एक्यूज्ड है, जिसे हम एक्यूज्ड कह रहे हैं, और इसके लिए वर्डिंग यूज़ की गई है हु एवर। तो हु एवर का मतलब है कि कोई व्यक्ति, अब इसमें चाहे नेचुरल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो, और उसी सेंस में ये बात कही जा रही है कि द प्रोविज़न अप्लाइज यूनिवर्सली टू एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप टू द प्रॉपर्टी ओनर। नो स्पेसिफिक इंटेंट और प्रीमेडिटेशन इज़ रिक्वायर्ड एट द मोमेंट ऑफ फाइंडिंग, यानी जब वो संपत्ति पा रहा है उस समय उसके किसी इंटेंशन की या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होगी। इंक्लूसिव एप्लीकेशन, दिस एनकम्पासेस इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, वही जो मैंने बात कही कि लीगल और इलीगल दोनों पर्सन इसमें आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है इनोसेंट डिस्कवरी, यानी जैसा मैंने पहले आपको कहा कि निर्दोष रूप से संपत्ति उस व्यक्ति के पास आनी चाहिए। लेते समय, संपत्ति लेते समय उसका कोई गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि फाइंडिंग प्रॉपर्टी, द एक्यूज मस्ट हैव कम इनटू पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनोसेंटली विदाउट एनी रॉन्गफुल एक्ट और ट्रेसपास। द फाइंडिंग मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड गुड फेथ इनिशियली। दिस डिस्टिंग्विशेस मिसएप्रोप्रिएशन फ्रॉम थेफ्ट वेयर द इनिशियल टेकिंग इटसेल्फ डिसऑनेस्ट। यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि यही एक पॉइंट है जहाँ पे हम चोरी से आपराधिक दुर्विनियोग को अलग करते हैं। यानी चोरी के मामले में मामला क्या होता है कि आप लेते समय ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हैं, यानी आपका शुरू से ही इंटेंशन खराब होता है, और यहाँ पे ऐसा इंटेंशन आपका लेते समय नहीं होता है। वही बात यहाँ पे नीचे कही जा रही है कि प्रॉपर्टी इज़ फाउंड एक्सीडेंटली इन ए पब्लिक और एसेसिबल प्लेस, फाइंड टेक्स पोजीशन विदाउट नॉलेज ऑफ ओनर, उस स्वामी का पता नहीं है, आप ले लेते हैं, कहीं सड़क पे आप पा जाते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ इज़ लॉफुल एंड इनोसेंट, यानी आपके पास जो पहली बार पोजीशन आ रहा है, कब्जा आ रहा है संपत्ति का, आप पा रहे हैं, उस समय आप बिल्कुल निर्दोष हैं। बाद में आपका इंटेंशन बदलेगा, यही इसकी सबसे मुख्य खासियत है आपराधिक दुर्विनियोग की। अब नेक्स्ट इसका एलिमेंट क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंट। अब ये अभी ऊपर हम लोगों ने कहा कि इनोसेंट इंटेंशन, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं डिसऑनेस्ट इंटेंट। तो प्राप्त करते समय आपका इंटेंशन इनोसेंट था या आप गिल्टी माइंड नहीं थे, लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को रख रहे हैं अपने पास तब आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। इसी वजह से अब ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। बाद में भी आप इनोसेंट हैं तो फिर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होगा। यानी लेते समय इनोसेंट होना चाहिए और फिर बाद में अपने पास रखने के लिए आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, यानी तब आपके मन में बेईमानी आ जाए। यानी सिंपल वे में हम लोग बात करें, अगर अपनी भाषा में बात करें तो किसी दूसरे की संपत्ति निर्दोष रूप से पाना और बाद में उसे आशयपूर्वक रख लेना कि अब ये संपत्ति मैं उसे नहीं दूंगा, इसी बात को हम कहते हैं आपराधिक दुर्विनियोग। तो अब डिसऑनेस्ट इंटेंट में फिर आगे क्या बातें की जा रही हैं, मेंस रिया रिक्वायर्ड, यानी जैसा मैंने कहा कि जब आपके पास संपत्ति आ गई, अब आप उसे रखना चाहते हैं, तब आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए। उसी बात को कहा जा रहा है मेंस रिया। द एक्यूज मस्ट एक्ट डिसऑनेस्टली, मीनिंग विथ नॉलेज दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर एंड विथ इंटेंशन टू रॉन्गफुली गेन
और काज रॉन्गफुल लॉस, यानी बाद में उसका इंटेंशन अब हो गया रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, जैसा कि आप जानते हैं कि सदोष लाभ और सदोष हानि। और इसमें टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। आप चाहे 1 दिन के लिए प्रॉपर्टी अपने पास रखें, 10 दिनों के लिए रखें, ये मान लिया जाएगा कि आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया है। और इसके लिए नीचे इलस्ट्रेशन उसी तरह से डायरेक्ट में आपके दिए हुए हैं कि कोई व्यक्ति चेक पाता है और उस चेक को सोचता है कि उसी चेक पे या उस बॉन्ड पे या उस प्रोमिसरी नोट पे मैं लोन ले लेता हूँ बैंक से, और इसके बाद फिर मैं लोन चुका दूंगा और वो प्रोमिसरी नोट उसके एक्चुअल ओनर को, रियल ओनर को वापस कर दूंगा, तो भी ये ऑफेंस बन जाएगा। यानी समय का यहाँ पे महत्व तो नहीं होगा। सब्जेक्टिव एलिमेंट क्या होगा? कोर्ट्स एग्जामिन द एक्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस टू डिटरमाइन वेदर डिसऑनेस्टी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएशन। वही कि मतलब जब आपने संपत्ति अपने पास रखने का निर्णय लिया उस समय आपके पास गिल्टी माइंड था या नहीं, ये कोर्ट उस सर्कमस्टांस और फैक्ट के अनुसार चेक करेगा। एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएट्स स्टेट sets apart or applies the property for one's own use excluding the rightful owner from possession। यानी उसके एक्चुअल ओनर के पोजेशन से प्रॉपर्टी आपके पास आई और आपने उसे अपने पास बनाए रखा। और कन्वर्ट्स, या आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए। ट्रीट्स द प्रॉपर्टी एज ओन एग्जिस्टिंग डोमिनियन इन कंसिस्टेंट विथ ओनर्स राइट, यानी ओनर के जो राइट्स हैं उसके अगेंस्ट आपने जा करके अपने लिए उसे मिसयूज कर लिया। टू ओन यूज एप्रोप्रिएट्स फॉर पर्सनल बेनिफिट और एडवांटेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव, यानी कि आप ओनर को उस प्रॉपर्टी से वंचित करने के लिए अपने लिए आप यूज़ कर लेते हैं। द कन्वर्जन में बी एक्चुअल, सेलिंग, गिफ्टिंग, कंज्यूमिंग, कंस्ट्रक्टिव, क्लेमिंग ओनरशिप, रिफ्यूजिंग टू रिटर्न अपॉन डिमांड। यानी ये कहा जा रहा है कि आप चाहे स्पष्ट रूप से ऐसा करें या अस्पष्ट रूप से करें, दोनों में आपकी लायबिलिटी ऑफेंस के लिए बन जाएगी। अब इसके बाद कहा जा रहा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफेंस। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? तो सब्जेक्ट मैटर इसका केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल नहीं किया जाता है। सेक्शन 314 applies exclusively to movable property as defined under section 2, which includes tangible objects capable of being moved and possessed। यानी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, उसका स्थान परिवर्तित किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, यानी जिसको हम शॉर्ट में हम लोग कहते हैं DMP, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको CMP भी कहा जाता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और DMP के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद पर्सनल आइटम्स यानी ज्वेलरी, वॉचेस, ये एग्जांपल्स हैं आपके लिए, मोबाइल फ़ोन एंड अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स। करेंसी, सिक्योरिटीज़, कैश, चेक, प्रोमिसरी नोट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स, सर्टिफिकेट्स एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, यानी ये सारी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड एंड बिल्डिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन, यानी DMP या CMP से इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर रखा गया। ड्यूरेशन इररिलेवेंस, यानी कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि टाइम इसमें इरेलीवेंट होती है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है, सुसंगत नहीं है कि आपने कितने समय तक प्रॉपर्टी अपने पास रखा। टेम्पोरल फैक्टर, द ड्यूरेशन ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन इज completely irrelevant to establishing the offense under 314. Whether the accused retains the property for moments, day or years does not affect criminal liability. Momentary use, even टेम्परेरी कन्वर्जन कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस, यानी थोड़ी देर के लिए भी आपने प्रॉपर्टी अपने पास रख ली बेईमानी पूर्वक आशय से, उद्देश्य से, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड रिलेशन, एक्सटेंडेड पोजेशन में एविडेंस इंटेंट बट डज नॉट डिफाइन द क्राइम, यानी कि पोजेशन के आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा लेकिन ये फाइनल नहीं होगा। द ऑफेंस इज कंप्लीट द मोमेंट डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन अकर्स रिगार्डलेस ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन
और ड्यूरेशन ऑफ रॉन्गफुल पोजीशन। आपने कितने समय के लिए प्रॉपर्टी अपने पास रखी ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल जैसे ही आपके मन में बेईमानी आती है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, गठित हो जाएगा और आप लाइबिलिटी पनिशमेंट के लिए आपकी हो जाएगी। ड्यूटी टू डिस्कवर ओनर, यानी कि ये पता कैसे चलेगा कि आपके मन में बेईमानी थी। तो प्रॉपर्टी आपको मिली और आपने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया और आपके पास साधन थे, सुविधा थी ओनर को खोजने की, जानने की, और आपने उन साधनों का, उन सुविधाओं का यूज़ नहीं किया, तब ये मान लिया जाएगा कि आपके मन में बेईमानी थी। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको सड़क पे जाते समय एक चेक मिलता है और चेक किसके नाम से लिखा गया ये तो पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो होल्डर के लिए था, लेकिन जिसने लिखा है उसके बारे में पता चल पा रहा है, उसका अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है, तो इसका मतलब उस बैंक में आप जाएंगे, उस अकाउंट होल्डर ने जारी किया है, ये आपको पता चल जाएगा। साइन से भले आपको पता ना चल पा रहा हो, या स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति ने साइन की जगह पे अपना नाम लिखा हो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस बैंक के इस अकाउंट होल्डर ने ये चेक जारी किया है। तो इस तरह से आप इजीली पता कर सकते थे। यही बात की जा रही है कि ड्यूटी टू डिस्कवर ओनर। द फाइंडर मस्ट बी गिवन रीजनेबल मीन्स एंड टाइम टू डिस्कवर द true owner before dishonesty can be attributed. What constitutes reasonable depends upon circumstances, यानी जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार यह दिन निर्धारित किया जाएगा कि आप ने प्रयास किया, उचित प्रयास किया या आपने नहीं प्रयास किया। इमीडिएट ऑब्लिगेशन, ड्यूटी अराइजेज अपॉन फाइंडिंग टू मेक इंक्वायरीज। अब उसके ऊपर ये ड्यूटी है कि वो प्रयास करे, पूछताछ करे, उचित व्यक्ति या ओनर के पास पहुंचने की कोशिश करे। रीजनेबल इफर्ट्स, यानी उस परिस्थिति में एक उचित व्यक्ति जैसा करता उस तरह से आपसे उम्मीद है कि आप भी वैसा ही करेंगे। टाइम पीरियड, सफिशिएंट टाइम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लोकेशन, यानी वही मैंने जैसा कहा कि वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि कितना समय। और अब जैसे मान लीजिए आपको एक रुपये का एक सिक्का मिलता है, तो 1 रुपये का सिक्का मिला, आपने रोड पर से उठा के जेब में डाल लिया। अब इसके लिए कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा क्योंकि उस सिक्के पे ना कुछ लिखा हुआ है, ना पहचान है, और ना 1 रुपये के सिक्के के लिए आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे। तो ये सारे सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए था। और गुड फेथ उसके अपनी एक्टिविटी से दिखनी चाहिए। किस तरह से? जेन्युइन अटेम्प्ट्स टू लोकेट ओनर डिमॉन्स्ट्रेट इनोसेंस, यानी उसकी जो निर्दोषिता है या उस का जो गिल्टी माइंड नहीं है वो इन्हीं बातों से दिखेगा कि उसने किस तरह से प्रयास किया। नॉलेज रिक्वायरमेंट, यानी उसके पास जो वास्तविक ओनर की नॉलेज ना हो, ये तो बात है अपने आप में, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये किसका है, लेकिन उसे प्रयास करना है, ये यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए इस ऑफेंस के लिए। द एक्यूज्ड नीड नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन who owns the property, knowledge that it belongs to someone other than oneself sufficient for criminal liability। उसे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता नहीं है कि ये संपत्ति ए की है, ए के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये अपनी उसकी नहीं है, ये उसे अगर मालूम है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अगर पता करने की कोशिश नहीं की तो इसका मतलब उसने मिस एप्रोप्रिएशन किया या दुर्विनियोग किया। सफिशिएंट मेंटल स्टेट, अवेयरनेस that the property is not one's own is the only requirement. This protects innocent finders who make genuine efforts but cannot identify the specific owner। यानी वही बात की जा रही है कि उसने प्रयास किया लेकिन वो ओनर नहीं मिला। अगर वो जेन्युइन प्रयास किया उसने तो मान लिया जाएगा कि वो इनोसेंट है, और उसने जेन्युइन प्रयास नहीं किया तो माना जाएगा कि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखता है। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? यदि किसी ने मिस एप्रोप्रिएशन किया तो कम से कम 6 महीने की उसको पनिशमेंट मिलेगी और अधिक से अधिक 2 सालों की। अब ये डिपेंड करेगा उस प्रॉपर्टी के नेचर पे, उसके अपने प्रयास पे और सारी चीज़ों पे, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये 6 महीने से 2 साल के बीच में कितना दिया जाना चाहिए। और ये अभी आपके BNS में पहली बार ऐड किया गया है कि कम से कम 6 महीने, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट 2 साल हुआ करता था। यानी मिनिमम कोर्ट जो है 1 दिन से लेकर के और 2 साल तक की सज़ा दे सकता था। और इसके बाद उसके लिए फ़ाइन भी दी जा सकती है, केवल फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। और यदि यही मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस सर्वेंट या क्लर्क ने किया होगा तब ये टेन्योर बढ़ के 7 ईयर्स तक का हो जाएगा। यानी तब ये 7 ईयर्स तक का, यानी 7 वर्ष तक का पनिशमेंट उसे दिया जा सकता है। अब इसके बाद
इसके इलस्ट्रेशन जो बेरेक्ट में दिए गए हैं कि एक व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी कहाँ से पाता है कि जेट के पोजीशन से प्रॉपर्टी लेता है और वो गुड फेथ में लेता है कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अगर वो गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले रहा है, वो अपनी समझ करके, यानी छाता रखा हुआ है और उसे लगता है कि ये मेरा छाता है जो मैंने रखा था, या मैं कल भूल के चला गया था, वो छाता अपना समझ के ले रहा है, तो ये इनोसेंट पर्सन का काम माना जाएगा। लेकिन बाद में उसका माइंड बदल जाता है और वो छाता रख लेता है अपने पास, ये जानते हुए, ये पहचान हो जाने के बाद कि नहीं नहीं ये तो छाता मेरा नहीं है, तब वो लायबल हो जाएगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की। वही बात यहाँ पे इलस्ट्रेशन में कही जा रही है। अब इसके बाद दूसरा इलस्ट्रेशन जो है, ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी, यानी जेड और ए आपस में दोस्त हैं और ए जेड की लाइब्रेरी में जाता है और उसे लगता है कि उसे बुक लेने का राइट है पढ़ने के लिए, तो ऐसा समझते हुए बुक लेता है वो, तो इनोसेंट है, वो लाइबल नहीं है मिस अप्रोप्रिएशन के लिए। लेकिन अगर वो ये समझ करके कि मैं पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ बुक और बाद में वो सोचता है कि अब रख लेता हूँ, कहाँ उसने देखा था मुझे, तो फिर वो लायबल हो जाएगा मिस अप्रोप्रिएशन के लिए। और फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ हॉर्स, यानी ए और बी घोड़े के जॉइंट ओनर हैं और ए को घोड़े का यूज़ करने का राइट है, तो ए यूज़ करता है तो मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करता है, लेकिन घोड़े को वो बेच देता है और उसके जो प्राइस है उसका वो रख लेता है अपने, केवल अपने लाभ के लिए, तब वो मिस अप्रोप्रिएशन के लिए लायबल हो जाएगा। तो ये आपने समझा, देखा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, CMD। अब अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं इसको विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आपको कि ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसे लिखना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ जैसे ये स्लाइड्स थी, उन्हीं स्लाइड्स को आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं और उन्हीं को हेडिंग बना के, जो हेडिंग्स इसमें लिखी गई हैं उन्हीं को आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एंजॉय कर सकते हैं इसे। थैंक यू।